हेलो दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करता है। आज जो है हम भौतिक ज्ञान का 2024-25 का मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले हम ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। अक्सर क्या होता है कि बच्चा ये चीज नहीं समझ पाता है, क्योंकि आगे के जो जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या अधिलघुत्री क्वेश्चन होते हैं, अधिलघुत्री वो बहुत सिंपल होते हैं। बच्चा जैसे ही उस पेपर को देखता है लगता है कि हलवा ये सब है, उसमें कुछ है नहीं, और वो पहले वाले ही क्वेश्चनों में इतना टाइम दे देता है कि लास्ट में उसका टाइम बचता नहीं है, क्योंकि आपको निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं मिलने वाला समय है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि पहले ही वो ज्यादा समय दे देता है, और लास्ट में क्या होता है कि जब उसका लास्ट के लॉन्ग क्वेश्चन बचते हैं तो पेपर कर नहीं पाता, और यही कहता है कि मैं आते हैं फिर भी हम कर नहीं पाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का आता है, कौन खंड कितने नंबर का होता है, जिससे पेपर करने में आसानी होगी। देखो, आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेगा, जो कि सबको मिलेगा। इसमें पहले ही लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को क्या करने को, पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अर्थात 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके 5 खंड होते हैं, खंड आ, बा और सा और दा और या खंड होता है, जिसमें जो खंड आ होता है वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और खंड बा जो है वो अतिलघुत्री होता है, जिसका अंक कितना होता है, प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक 1 होता है। खंड सा इसी प्रकार। लघुत्तरी जो होते हैं, पहले प्रकार के जो होते हैं वो 2-2 अंक के होते हैं, और जो लघुत्तरी होते हैं, दूसरा लघुत्तरी होता है वो 3-3 अंक के होते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चनों पर टाइम दे देता है, जबकि ये 2-2 और 3-3 ही नंबर के होते हैं, और बच्चे को यही क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आ गया कुछ सरल, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढमाका क्या है, और वो यही लपेटता रहता है कि हमें हमारा पेपर अच्छा हो रहा है। और अक्सर क्या होता है, जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। फिर क्या है, खंड या जो है वो दीर्घ होते हैं, जिसमें 5 अंक का होता है, और प्रत्येक खंड के साथ जो है इसमें एक चीज, ये चीज चयन करने वाली होती है कि प्रत्येक प्रश्न के साथ आपके साथ अथवा वाला एक क्वेश्चन होता है। और अथवा वाले में क्या होता है कि आपको चयन करना होता है कि आपको पहला करना है कि दूसरा करना, अथवा के पहले वाला करना है कि अथवा के बाद वाला करना है। तो आपको इस प्रकार, जैसे हमने यहां पर बताया कि कौन प्रश्न कितने अंक का होता है, आपको उसी अनुसार पेपर करने हैं, आपको उसी अनुसार पेपर करने हो रहा है। तो चलते हैं खंड आ। और खंड आ में जैसा अभी हमने बताया कि खंड आ में केवल क्या होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो पहले हम 1-1 अंक के जो होते हैं, पहले हम बहुविकल्पी देखेंगे, फिर जो है अतिलघुत्री देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है सभी लोग सॉल्व करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिए भैया। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन खंड आ जो है, खंड आ में जो पहला, देखो आपको मात्रक, विमाएं, फार्मूला, इतनी चीजें तो बिल्कुल रट के जानी है। अगर ये रट के जाओगे तो निश्चित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, इससे ऊपर नहीं बनते हैं। अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो भैया क्या होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई का मतलब न्यूटन, और क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू, तो न्यूटन प्रतिकूलाम इनटू में क्या हो जाएगा, मीटर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है? अरे नहीं है। तो जब नहीं है तो एक तो ये हो गया, दूसरा भी है न्यूटन मीटर, यही है क्या? हाँ, तो हो जाएगा। फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है
हाँ मीटर स्क्वायर होगा ना, क्षेत्रफल है तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन ये तो है नहीं कहीं, तो आपने एक और दूसरा पढ़ा ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा फाई ई बराबर, तो भैया इसके लिए होता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर इनटू में मीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, वोल्ट मीटर, क्या बचा, वोल्ट मीटर। है कोई ऐसा, हाँ ये तीसरा जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझते चलते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग यू वेक्टर के गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। तो भैया इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। क्या होता है फार्मूला, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहां पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू होगा, बी की जगह पर क्या कह रहा है, यू कह रहा है तो यू रख लो, और बी साइन थीटा। भैया इसको आपको वेक्टर रूप में लिख देना है, तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू और क्या होगा यू वेक्टर, और क्रॉस में क्या हो जाएगा बी वेक्टर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो गया खा। आगे चलते हैं, ये देखो आगे क्या कह रहा है, यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। भैया बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो, ये तो फार्मूला ही हो जाता है, क्या हो जाता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या हो जाता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। कैसे रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है। तो भैया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझते चलो, अगर एक क्वेश्चन समझोगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब इसमें हो सकता है कभी कभी संख्याएं बदल दे तो आप कर लोगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा है चार डायोप्टर, मतलब P1 बराबर दिया है, क्षमता है, तो P1 बराबर कितना है, 4 डायोप्टर, और P2 बराबर कितना है, -2 डायोप्टर। अगर हम भैया संपर्क में रखे हैं तो फार्मूला होता है P1 प्लस P2, अगर यहां जोड़ दे तो 4 - 2 बराबर होता है 2 डायोप्टर। ये हो गया P बराबर। हमें निकालना क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है भैया। तो फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P, सेंटीमीटर में आ रहा है 100 कर लो भैया, 100/2 होगा, 2 से काट दो, F बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो भैया ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो क्षमताएं दी थी तो हमने P1 प्लस P2 कर लिया, क्योंकि ये संपर्क में लेंस रखे थे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। तो भैया ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो वेरी मोस्ट है, क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर आना है, ठीक है। अगर हम बात करें, कह रहा है अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी है, तो भैया एक फार्मूला होता है E के बराबर EV0, जहां पर V0 जो है वो निरोधी विभव होता है। अगर हम बात करें EK की तो बच्चा ये दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो V0 बराबर हो गया 4 वोल्ट। कितना आया, 4 वोल्ट। अरे भैया 4 वोल्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या, 4 वोल्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या,
क्या हो जाएगा इसका, एक धातु के पृष्ठ के, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जो है चार ही तो रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करा जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे तो ये ईवी में ही आएगा, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था तो निरोधी विभव भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्ञात करना। या तो आप उसको हल करके फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लो, या तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लो। आगे चलते हैं भैया, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य होता है। ये अर्धचालक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। क्या अपद्रव्य होता है, देखो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि दो चीजें, एक पी टाइप और एक पढ़ा था एन टाइप। पी टाइप में त्रिसंयोजी का अपद्रव्य मिलाया जा रहा था और एन टाइप में पंचसंयोजी का अपद्रव्य मिलाया जा रहा था। तो आपको इसमें यह देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें किसकी संयोजकता जो है वो 3 है। जिसकी संयोजकता 3 होगी वही मिलाया जाएगा और वही क्या बना देगा, पी टाइप अर्धचालक बना देगा। तो भैया यहां पर हम बात करें फास्फोरस, नहीं इसकी तो 3 संयोजकता नहीं होती है, तो इसमें जो तीसरा है एल्यूमिनियम जो है इसकी संयोजकता 3 होती है, इसलिए हम जर्मेनियम में इसको मिलाकर शुद्ध पी प्रकार का अर्धचालक बना लेंगे, ठीक है। तो ये भैया हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, मतलब खंड आ पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब चलेंगे हम खंड बा की ओर। तो बच्चा यहाँ पर इसमें बहुत कम समय पेपर में लेना, ये सोचना है आपको कि ये क्वेश्चन कितनी जल्दी आप धड़ाधड़ कर डालो ताकि आपको आगे लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम मिले। अक्सर बच्चे देखो यहाँ पर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये पेपर 2 ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल बनाए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चा अक्सर फंस जाता है और घर में आकर, ये ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है, फिर आके घर में रोएंगी कि हमें आता था सब लेकिन हम कर नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि वो पहले क्या करते हैं, बना बना के राइटिंग लिखते हैं। लड़के तो हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आगे चलते हैं, खंड बा क्या कह रहा है, कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। किसकी बात कर रहा है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो भैया विशिष्ट चालकता बराबर होता है, विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात सिग्मा बराबर 1 अपान में रो होता है फार्मूला। अरे यही तो पूछ रहा था सूत्र, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1 अपान रो। तो भैया यहां पर बात करें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, अब विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक बच्चा होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। और जब ये भैया ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसका जो भैया फार्मूला होगा वो हो जाएगा सिग्मा बराबर 1 अपान रो, और विमा मात्रक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए भैया। आगे वाले क्वेश्चन कह रहा है 2 सीधे। अरे भैया इस क्वेश्चन पर अगर हम कितने बार भी वेरी मोस्ट लिख दे उतना कम है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो भैया यहां पर 2 सीधे समांतर धारावाही, तो भैया इसके लिए फार्मूला होता है F अपान में L बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 बटे में R। क्या होता है भैया, F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 बटे R। भैया यहां I1 I2 क्या है, I1 I2 जो है दोनों
अब 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो फार्मूला लिख के आपको ये भी बता देना है कि I1 और I2 क्या है। I1 I2 क्या है, I1 पहले तार में प्रवाहित धारा है और I2 जो है वो दूसरे तार में प्रवाहित धारा है। R क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी है। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भैया कि न्यूमेरिकल करो, यही तो कह रहा है। कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो भैया यहां पर 10 ओम की बात कर रहा है, यहां 10 हेनरी की बात कर रहा है, यहां 10 वोल्ट दिया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या है। अरे इसको थोड़ा हम छोटा कर ले, ज्यादा छोटा हो गया क्या, ओ यहां सॉल्व कर लेंगे। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा क्योंकि हमको दिख रहा है। बच्चा कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध मतलब R बराबर कितना दिया है, 10 ओम दिया है। फिर कह रहा है 10 हेनरी अर्थात L बराबर दिया है 10 हेनरी में दिया है ना, ठीक है। और क्या दिया है, 10 वोल्ट, V बराबर ना 50 वोल्ट है भैया। आपको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें पहले निकालेंगे I। तो I बराबर होता है बच्चा V अपॉन में R। तो V का मान रखेंगे कितना, 50 बटे में भैया कितना 10, काट देंगे तो I बराबर आ जाएगा 5। U निकालेंगे तो 1/2 LI स्क्वायर होता है। तो 1/2 L का मान भैया कितना है, 10 है। I का मान 25 होगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 का 25 से गुणा कराओगे तो 125 आ जाएगा। तो भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है ना, जूल हो जाएगा ना। फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे साफ कर दे इसको, ठीक है। हाँ आ गया। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन देखता है जैसे बच्चा एकदम खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि लास्ट का पेपर ही छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कोई मतलब की ही नहीं है। कह रहा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होता है बच्चा, आपने पढ़ा होगा, यही तो है, कितने 90 अंश का कोण बन जाता है, सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। बस हो गया, और क्या करना है इसमें, हाँ हो गया भैया। आगे चलते हैं, आगे ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या इतनी है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे इसमें क्या लगेगा, इसके लिए तो फार्मूला होता है Rn प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। अरे यही तो फार्मूला लगा देंगे, अरे इसमें कुछ करना नहीं, डायरेक्ट अब कर लोगे, ठीक है। यहां पर क्या किया जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें भैया यही होता है ना, इसके लिए निकाले तृतीय के लिए तो R1 बटे में हम लगाएंगे R3, R1 बटे R3 और बराबर कर लेंगे N1 बटे N2 और होल स्क्वायर। भैया यहाँ R1 बटे में R3 होगा और N का मतलब 1 रखोगे, और ना तृतीय की बात कर रहे हैं तो 3 रखेंगे, यहाँ 3 होगा और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर ये क्या है, यहां वर्क करेंगे 9 हो जाएगा, तो इधर गुणा कराया 9 हो गया, तो 9 इंटू में R1 है, R1 का प्रथम कक्षा के लिए दी है त्रिज्या कितनी 0.53 बराबर में क्या हो जाएगा R3। अगर गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9 त्रिक 27 45 यही हो जाएगा 4.77 आ जाएगा आंसर, ठीक है इंग्लिश।
बराबर कितना R3। कितना आंसर आ जाएगा 4.77। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चले भैया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भैया क्या कह रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके लिए भैया एक फार्मूला होता है, लेमडा बराबर H अपान में 2 MeV। क्या होता है? हाँ, या तो ये याद कर लो या तो भैया ये होगा 12.27 था एंगस्ट्रॉम और बटे में √V। या तो ये याद कर लो। अगर ये याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये याद कर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। अगर ये नहीं याद होता है तो ये याद कर लो, लेमडा बराबर 150 रूट में और बटे में भी। या तो ये याद कर लो, इन तीन में किसी को याद कर लो, सबसे सवाल सरल हो जाएगा। ये याद करोगे थोड़ा मुश्किल होगा, ये याद करोगे थोड़ा कम मुश्किल होगा, और ये याद करोगे मुश्किल ही खत्म। क्योंकि यहां पर कह रहा है देखो लेमडा का मान कितना है, 1 है, रख दिए। यहां पर ये रूट है, इधर वर्ग भेज दो, इधर कर दिया। यहाँ 150 और बटे में कितना V, तो V बराबर कितना हो जाएगा 150 वोल्ट। यही हो गया इसका आंसर, अर्थात इस वाले का आंसर आ जाएगा 150 वोल्ट। कितना आएगा? V बराबर 150 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इसी से सब बने हैं, या तो इस वाले से कर लो या तो इससे कर लो, तो सब मेन तो यही है, इसी फार्मूले से सब निकाले गए हैं। तो भैया हो गया। आगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे है भैया खंडसा। क्या कह रहा है खंडसा? क्या कह रहा है भैया खंडसा? अरे किसी को ये तो नहीं लग रहा है बहुत तेजी से करा रहे हैं। हमने कहा है कि यहां अगर हम तेजी से चलेंगे तो आप वहां पर पेपर में तेजी से चलोगे, अगर यहां हम स्लोली स्लोली चलेंगे तो आप पेपर में वहां पर शुरुआत में स्लोली स्लोली चलोगे, जो क्या होगा पेपर के लिए आपको नुकसानदायक होगा। आगे चलते हैं बच्चा, खंडसा क्या कह रहा है? खंडसा क्या कह रहा है? लगाइए, तुम लोग हंसते बहुत हो ना। कह रहा है बच्चा तीसरे का क्या कह रहा है? तीसरे का क्या कह रहा है? हमने ये कहा ना, कह रहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है भैया? इस वाले भी क्वेश्चन में यदि हम मोस्ट लिखें तो मोस्ट लिखना कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये वेरी मोस्ट रहेगा, ठीक है ना। अर्थात ये पेपर में आते ही क्वेश्चन है, ये बंधे क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बंधे होते हो कहीं सालक में जाना, निमंत्रण में जाना, तो आप लोग परमानेंट वाले बंधे हो, कहीं निमंत्रण हुआ तो जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी होता है, हर बार आता है। तो 6 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अरे भैया फार्मूला होता है कितना? R अनुक्रमानुपाती होता है L² के। जिसको ये याद है समझो उसको सवाल आ गया। क्या होगा? R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं भैया, यहाँ R1 का मान दिया है 6 ओम, रख दो। यहाँ पर R2 दिया है, रख देते हैं। L1 का मान कितना है? L1 L कर लेते हैं तो L² होगा। यहां पर लंबाई दोगुनी कर देता है, तो जहां पर बच्चा L2 है वहां पर 2L हो जाएगा। 2L का स्क्वायर करोगे तो 4L² होगा। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये इससे गुणा करो तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 24 ओम। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 ओम। ठीक है, ये तो हो गया। आगे चलते हैं बच्चा, आगे क्या है? क्या कह रहा है भैया? ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अखंड खा दे, क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। कह रहा है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है।
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चा यहां पर देखो क्या दे रहा है, ये विचलन कोण है। आपको पता है विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं, डेल एम से। कितना है, 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है, ये क्या है, अपवर्तक। हाँ, तो इसका मतलब ये दिया है बच्चा आर, आर बराबर कितना है, 30 अंश। अब आर दिया है भैया, तो आप ए ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, ए बटे में 2। अगर हम यहां 30 रखेंगे तो यहां 30 गुणित 2 होगा, बराबर ए के होगा। तो यहां पर ए बराबर हो जाएगा 60 अंश। कितना होगा भैया, 60 अंश। निकालना क्या है हमको, कह रहा है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो भैया आपने फार्मूला पढ़ा है, एन बराबर क्या होता है, साइन डेल एम प्लस ए और घटे 2, और यहां पूरे के घटे बराबर साइन ए बाई 2। यही तो लगाएंगे भैया। यहां पर क्या लिखा है, डेल एम प्लस ए, मतलब 30 और 60, यही तो रखेंगे। 90 होगा, 2 से भगा देंगे, कितना आ जाएगा, 45 आएगा। और यहां पर 60 है, 60 को भगाएंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, हल करो इसको। 45 है, 1/√2 रखेंगे, 30 है, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2/1 होगा। इससे काटेंगे भैया इसको, कितना आ जाएगा, √2। तो n का मान कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हो जाएगा, हाँ √2 आ जाएगा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। अरे भैया ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये निश्चित है। क्या कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा क्या होती है बच्चा बताइए। परिभाषा होती है कि जब मूल करो, जैसे नाभिक तथा परमाणुओं को, नाभिक तथा परमाणुओं के द्रव्यमान को, ठीक है, मापने के लिए एक विशेष मात्रक की आवश्यकता होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, AMU, मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। किसकी बात की, नाभिकों और परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, AMU। अब इसका बच्चा क्या देना है, किलोग्राम, और इसमें देना है मान बताना है। तो 1 AMU बराबर होता है बच्चा 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 AMU बराबर होता है बच्चा 931 MeV के। तो यही दो चीजें आपसे पूछ रहा था, एक तो परिभाषा पूछ रहा था और एक ये दो क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन यहां दे दिया गया है, नहीं तो बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, कह रहा है भैया देखो एक चित्र बनाया गया है, और इस चित्र में अमीटर 2 लगे हैं, एक A1 है एक A2 है, से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या होगी, आपको निकालना है वैद्युत धारा। कह रहा है यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो, तो आपको धाराएं ज्ञात करनी है। पहले बच्चा हमेशा ऐसे सवालों में आपको डायोड देखना है कैसे लगा है। डायोड यदि आप समझ गए तो आपको यह सवाल बिल्कुल ही सरल लगेगा। इस डायोड में देखना क्या, देखने का मतलब समझ रहे हो ना, ये थोड़ी तुम देख ले हो जाए, देखने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यदि कब वो अग्रदिशिक होता है, कब वो पश्च दिशिक होता है। अगर अग्रदिशिक होगा तो धारा प्रवाहित होगी, और अग्रदिशिक नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। P+ का होगा तो अग्रदिशिक होगा, अन्यथा अग्रदिशिक ही नहीं होगा, और अग्रदिशिक होगा तो धारा प्रवाहित होगी,
ऐसे धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अरे भैया ये बन गया आपका क्या, ऐसे ही तो बना है, ऐसे बना है, ऐसे ही बना देंगे, ऐसे बनाएंगे। ये n क्षेत्र होता है, ये p होता है। बच्चा हमने कहा p प्लस का हो, n माइनस का हो, तब ये अग्रदिशिक होता है और धारा प्रवाहित होता है। अब भैया देखो यहां ये करते हैं, ये देखो बना है। अगर हम बात करें, देखो ये n होगा और ये किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है, लेकिन n वाला प्लस से जुड़ा है, मतलब p वाला किससे जुड़ा है, माइनस वाले से। मतलब ये डायोड जो है वो पश्च दिशिक है। डायोड क्या है, पश्च दिशिक है, और पश्च दिशिक होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या लिखोगे बच्चा कि डायोड पश्च दिशिक होने के कारण, डायोड पश्च दिशिक होने के कारण अमीटर A1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए धारा शून्य हो जाएगी। तो समझ में आ गई बात। I1 का A1 का तो काम खत्म। अब किसके लिए निकालेंगे, A2 के लिए। अब इसका तो काम खत्म हो गया क्योंकि ये पश्च दिशिक था तो धारा का मान ही शून्य हो गया। यहां से चलते हैं, ये यहां से आएगा, इसमें तो कोई डायोड लगा नहीं है। जब डायोड नहीं लगा है तो हम सीधा I का मान निकाल लेंगे। I का मान यहां पर कितना है, प्रतिरोध I बराबर लगाएंगे तो यहां पर कितना ऊपर रखेंगे 2 और बटे में कितना 5, और 2/5 को हल करेंगे तो भैया कितना आएगा 0.4 एम्पियर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। I2 होगा ये, लेकिन I1 का मान कितना आया है 0। तो ये क्वेश्चन हो गया घ। ठीक है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है भैया, आगे खंड है दा, कह रहा है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। तो देखो खंड दा आ गया है, उसके पहले हम सारे के क्वेश्चन बहुत विधिवत तरीके से करा है। अब यहां पर आपके जो ये आगे टाइप आया है, इसमें अब आपको डेरिवेशन भी मिलेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लगेंगे। तो उसी में कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चा विभव प्रवणता होता है दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, और हमें इसी का डेरिवेशन करना है और बहुत विधिवत तरीके से करना है। तो फिर देखते हैं।